हेलो बच्चों, चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं कराऊंगी चैप्टर नंबर 15, एयर अराउंड अस। वी हैव लर्नड इन चैप्टर 9 that all living things require air. But have you seen air? You might not have seen air, but surely you must have felt its presence in so many ways. हमने चैप्टर 9 में पढ़ा कि सभी लिविंग थिंग्स को एयर की रिक्वायरमेंट होती है, एयर की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या आपने कभी एयर को देखा है? नहीं, आपने एयर को नहीं देखा होगा। आपने सिर्फ इसकी प्रेजेंस को महसूस किया है। कैसे महसूस किया है? When the leaves of a trees rustle or clothes hanging on a clothesline sway, pages of an open book begin fluttering when the fan is switched on. Moving air makes it possible for you to fly your kite. हम काइट उड़ाते हैं तो ये हवा की वजह से ही पॉसिबल है। जब आप किसी ट्रीज की लीव्स को हिलते हुए देखते हो, या फिर आपके जैसे कपड़े सूखे हुए हैं रस्सी के ऊपर, अगर वे हिलते हैं तो वे हवा की वजह से हिलते हैं। अगर आपकी बुक खुली हुई है तो अगर आप पंखा चलाएंगे तो उसके जो बुक्स के पेजेस हैं वो हिलना शुरू कर देते हैं, आगे पीछे होना शुरू कर देते हैं। ये सब एयर की वजह से ही होता है। डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 3 in chapter 5 in which you separated the sand and the sawdust by winnowing? विनोविंग पर्पज जो आपने चैप्टर 5 में पढ़ा था, उसके लिए भी हवा का होना बहुत जरूरी है। ड्यूरिंग स्टॉर्म्स द विंड ब्लोज एट ए वेरी हाई स्पीड, इच में इवन अप्रूट ट्रीज एंड ब्लो ऑफ द रूफ टॉप्स। लेकिन कई बार हवा बहुत तेज चलती है, तूफान आ जाता है, तो उस टाइम हवा की स्पीड ज़्यादा हो जाती है। इससे ट्रीज उखड़ सकते हैं जड़ से, और इससे छतों की मतलब रूफ टॉप्स हैं वे उड़ जाते हैं। हैव यू एवर प्लेड विद ए फिरकी? आप फिगर देख सकते हैं 15.1। आप जब छोटे थे तो आपने फिरकी जरूर देखी होंगी और इनके साथ खेले होंगे। आप अपनी फिरकी बना सकते हैं, फिगर 15.2 दे रखी है, और इसको हवा में ले जाकर इसको उड़ा सकते हैं। ये बहुत अच्छी लगती है घूमती हुई। तो ये फिरकी रोटेट करती है, किसकी वजह से करती है? हवा की वजह से रोटेट करती है। फिगर दिखा रखी है 15.3, वेदर कोक है ये। इट शोज द डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग एट दैट प्लेस। ये विंड की डायरेक्शन को शो करता है। ये भी विंड की वजह से ही घूमता है। इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? क्या हमारे चारों तरफ एयर प्रेजेंट है? आप अपनी मुट्ठी को बंद करें, क्लोज योर फिस्ट। व्हाट डू यू हैव इन इट? नथिंग। ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट। आप अपनी मुट्ठी को बंद करें, क्या इसके अंदर कुछ है? नहीं। अब एक एक्टिविटी करेंगे हम। टेक एन एम्प्टी ओपन बॉटल। इज इट रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग इनसाइड? टर्न इट अपसाइड डाउन। इज समथिंग इनसाइड इट नाउ? एक हम खाली बोतल लेंगे, इसको ऊपर नीचे करके देखेंगे, उल्टा करके, क्या देखेंगे इसके अंदर कुछ है या नहीं है। अब हम क्या करेंगे? डिप द ओपन माउथ ऑफ द बॉटल इनटू ए बकेट फिल्ड विद वाटर एज शोन इन फिगर 15.4। आपको फिगर दिखा रखी है। आप इसमें जो एम्प्टी बॉटल है इसको एक बकेट के अंदर सीधा इसका उल्टा मुंह कर देंगे, नीचे की, इसका मुंह नीचे की तरफ कर देंगे बॉटल का। अब हम बोतल को देखेंगे। डज वाटर एंटर द बॉटल? क्या वाटर बॉटल के अंदर एंटर करता है? नाउ टिल्ट द बॉटल स्लाइटली। अब हम बोतल को थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे। डज द वाटर नाउ एंटर द बॉटल? क्या अब वाटर बॉटल के अंदर आ रहा है? डू यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बॉटल और हियर एनी बबली साउंड? कैन यू नाउ गैस व्हाट वाज इन द बॉटल? आपको बबल्स दिखाई देंगे। ये क्या है? यू आर राइट, इट इज एयर दैट वाज प्रेजेंट इन द बॉटल। ये हवा है जो बोतल के अंदर प्रेजेंट थी। द बॉटल वाज नॉट एम्प्टी एट ऑल। बॉटल खाली नहीं थी। जब आपने इसको उल्टा किया तब भी ये भरी हुई थी, लेकिन ये एयर से भरी हुई थी। जब हमने इसको उल्टा करके रखा तो वाटर इसके अंदर एंटर नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर एयर बनी हुई थी और एयर को निकलने का इस रास्ता नहीं मिला। एयर इसमें से निकल नहीं पाई, इसलिए वाटर इसके अंदर नहीं पहुंचा। When the bottle was tilted, the air was able to come out in the form of bubbles and water filled up the empty space
दैट द एयर हेड हैज ऑक्यूपाइड। लेकिन जब हमने बोतल को थोड़ा सा झुकाया तो एयर इसमें से बबल्स की फॉर्म में बाहर निकल जाती है और वाटर इस बोतल के अंदर भर जाता है। उस स्पेस में जो पहले जहां पर पहले एयर भरी हुई थी वहां पर अब इसमें पानी भर जाएगा। ये एक्टिविटी शो करती है कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर हवा स्पेस घेरती है। इट फिल ऑल द स्पेस इन द बॉटल, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। ये हमारे चारों तरफ है, इसका कोई कलर नहीं होता और इसके थ्रू हम देख सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट है। आपने किया था ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में, तो एयर में हम हर चीज देख सकते हैं, तो एयर क्या है? ट्रांसपेरेंट। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए थिन लेयर ऑफ एयर। This layer extends up to many kilometers above the surface of the earth and is called atmosphere. हमारी अर्थ के चारों तरफ एयर की एक पतली लेयर है और ये हमारी अर्थ के सरफेस से ऊपर तक कई किलोमीटर तक फैली हुई है। इसको हम एटमॉस्फेयर बोलेंगे। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, एयर कम होती चली जाती है। एयर गेट्स रेयरर। आप फिगर देख सकते हैं 15.5। जो माउंटेनियर्स होते हैं ये अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं जब हाई माउंटेन्स पे चढ़ते हैं, क्योंकि ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ? एयर किस चीज से बनी होती है? पहले तो लोग सोचते थे कि एयर एक ही चीज से बनी होती है या एक ही चीज है ये, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ने प्रूव किया है कि ऐसा नहीं है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये गैसेस का मिक्सचर है। अब ये किस काइंड का मिक्सचर है? अब हम इसके एक एक कंपोनेंट को स्टडी करेंगे। वाटर वेपर। एयर के अंदर वाटर वेपर्स होते हैं। एयर कंटेन्स वाटर वेपर। अभी हमने 14 चैप्टर में करा था, when air come in contact with a cool surface it condenses and drops of water appear on the cool surface. Presence of water vapor in the air is important for water cycle in the nature. जो हमारा वाटर साइकिल चलता है प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर, इसके लिए वाटर वेपर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम सेकंड कंपोनेंट करेंगे एयर का। फर्स्ट वाटर वेपर किया, सेकंड है ऑक्सीजन। इसको हम देखने के लिए कि हवा के अंदर ऑक्सीजन होती है या नहीं होती, इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप दो कैंडल लो सेम लेंथ की, मान लो कि 10-10 सेंटीमीटर की हैं कैंडल आपकी। आप इनको टेबल पे रखो। एक टेबल को आप ग्लास टम्बलर से ढक दो और इनको पहले लाइट करो। इनको जला दो पहले कैंडल्स को, और फिर इनको एक को ढक दो, एक को मत ढको। थोड़ी देर के बाद क्या होगा? क्या कैंडल्स दोनों जल रही हैं या बंद हो गई हैं? हम देखेंगे कि जिस कैंडल के ऊपर ग्लास टम्बलर रखा हुआ है वो कैंडल बुझ जाती है। दैट गैस गेट्स ब्लो ऑफ वेयर एज द अदर कैंडल कंटिन्यूड बर्निंग। जो दूसरी कैंडल है वो जलती रहेगी, टम्बलर के नीचे रखी हुई कैंडल बुझ जाएगी। इसका रीजन क्या है? इट सीम्स दैट कैंडल got extinguished because the component inside of the glass tumbler which supports burning is limited. ऐसा लगता है कि कैंडल बुझ गई है क्योंकि जो कंपोनेंट ग्लास टम्बलर के अंदर बर्निंग को सपोर्ट कर रहा था वो कम था। वो बर्निंग के दौरान यूज हो जाता है और कैंडल बुझ जाती है। लेकिन दूसरी कैंडल, उसको कंटिन्यूस सप्लाई मिल रही है ऑक्सीजन की, इसलिए इसलिए वो जलती रहती है। ये कंपोनेंट जो कि बर्निंग को सपोर्ट करता है ये ऑक्सीजन है। अब हम करेंगे नाइट्रोजन। इन एक्टिविटी 3 डिड यू ऑब्जर्व दैट एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास बॉटल even after the candle blew out? This indicates the presence of some component in the air which does not support burning. The major part of the air which does not support burning candle is nitrogen. जो हमने अभी अभी ये एक्टिविटी थर्ड की है, तो जो ग्लास बॉटल है, जो इसके ऊपर टम्बलर ढका हुआ था, जिस कैंडल के ऊपर टम्बलर ढका हुआ था, इसके अंदर ऑक्सीजन तो खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अंदर और कोई गैस नहीं है। इसके अंदर नाइट्रोजन है, लेकिन वो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती। हमने वाटर वेपर किया, ऑक्सीजन किया, नाइट्रोजन किया। अब हम देखेंगे इसके
एयर का जो मिक्सचर है, जो गैसेस और मिक्सचर्स होता है इसके अंदर, उसके अंदर और क्या क्या है। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब हम इसकी प्रेजेंस का कैसे पता लगाएंगे। इन ए क्लोज्ड रूम इफ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन। दिस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड दैट मे बी accumulating in the room as the burning continues. Carbon dioxide makes up a small component of the air around us. Plants and animals consume oxygen for respiration and produce carbon dioxide. आप किसी बंद कमरे में कोई चीज जलाते हैं तो आपको घुटन महसूस होती है। ये घुटन क्यों महसूस होती है? क्योंकि बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो गई है कमरे के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी जो हवा का कंपोनेंट है, ये बहुत ही स्मॉल कंपोनेंट है। प्लांट्स और एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई प्लांट मैटर है या एनिमल मैटर है, वे भी अगर उनको हम बर्न करेंगे तो वो भी ऑक्सीजन यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। It is advisable not to burn dry leaves and discarded remains of the crop which pollute our surrounding. इसलिए सलाह दी जाती है कि सूखी पत्तियों को और जो खेतों में जो फसल काटने के बाद बच जाते हैं रिमेन्स, उनको जलाना नहीं चाहिए क्योंकि इससे हमारा सराउंडिंग्स पोल्यूट होती है। एयर का एक कंपोनेंट है डस्ट एंड स्मोक। Burning of the fuel also produces smoke. Smoke contains a few gases and fine dust particles and is often harmful. That is why you see long chimneys in factories. जब कोई भी फ्यूल जलता है तो उसमें से धुआं निकलता है और धुएं के अंदर बहुत सारी गैसेज और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ये बहुत ही हमारे लिए हार्मफुल है। तो आप देखते हो जैसे फैक्ट्रियां होती हैं, वहां पे जो चिमनीज होती हैं बहुत ही लंबी लंबी होती हैं और बहुत ही ऊंचाई पर होती हैं। This makes the harmful smoke and gases away from our noses but brings it closer to the birds flying up in the sky. Dust particles are always present in air. ये जो चिमनियाँ ऊंची ऊंची बनाई जाती हैं, इससे हम तो बच जाते हैं उनके स्मोक और गैसेस से, लेकिन बर्ड्स जो स्काई के अंदर उड़ रहे हैं ये उनको परेशान करता है। तो डस्ट पार्टिकल्स हमेशा एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आप इसके लिए डस्ट के लिए एक आप एक्टिविटी कर सकते हैं। फाइंड ए सनी रूम इन योर स्कूल और होम। क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज विद कर्टेन्स पुल डाउन टू मेक द रूम डार्क। आप फिगर देख सकते हैं 15.7। जैसे आपकी कोई खिड़की खुली है और उसके अंदर कोई छोटा सा होल बना हुआ है, या आप खिड़की को हल्का सा खोलते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? उसमें से जो बीम दिखाई देती है आपको, सनलाइट की बीम, उसमें से आपको कुछ शाइनिंग पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। डू यू सी सम टाइनी शाइनी पार्टिकल्स shining particles moving in the beam of sunlight? What are these particles? आपको छोटे छोटे चमकते हुए पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। किसके अंदर दिखाई देते हैं? इन द बीम ऑफ सनलाइट। ये पार्टिकल्स क्या हैं? ये डस्ट पार्टिकल्स हैं। डस्ट पार्टिकल्स अपीयर टू डांस मैरीली अराउंड। ऐसा लगता है डांस पार्टिकल्स हंसी खुशी एक दूसरे के चारों तरफ नाच रहे हैं। तो प्रूव हो गया कि एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन इनकी प्रेजेंस वेरी करती है, डिफर करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। जैसे आंधी चलती है उस टाइम डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, और वैसे जैसे बारिश होती है उस टाइम डस्ट पार्टिकल्स कम होते हैं। We inhale air when we breathe through our nostrils. Fine hair and mucus are present inside the nose to prevent dust particles from getting into the respiratory system. जब हम सांस लेते हैं अपने नोस्ट्रिल्स से तो हम एयर अपने हमारे शरीर के अंदर जाती है, लेकिन हमारे नोज के अंदर छोटे छोटे हेयर होते हैं और म्यूकस होता है, वो इन डस्ट पार्टिकल्स को रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाने से रोकते हैं। बुज्जो is asking you, why do you think policeman in figure 15.8 is wearing a mask? बूझो तो जाने। तो इसमें क्या पूछा है? जो पुलिसमैन है, फिगर देख सकते हैं आप 15.8, पुलिसमैन रेगुलेटिंग ट्रैफिक एट ए क्राउडेड क्रॉसिंग ऑफन वियर ए मास्क। ये मास्क इसलिए पहनते हैं क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं हवा के अंदर। डू यू रिकॉल
being scalded by your parents when you breathe through your mouth. If you do that, harmful dust particles may enter your body. कई बार बच्चे क्या करते हैं, नाक को बंद कर लेते हैं और मुंह से सांस लेते हैं, तो पेरेंट्स उनको डांटते हैं क्योंकि मुंह से डस्ट पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। तो अब आप बताओ, हवा के अंदर कौन सी गैसेज हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, small amount of carbon dioxide and many other gases. However, there may be some variations in the composition of air from place to place. We see that air contains mostly nitrogen and oxygen. आप फिगर देख सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ एयर, इसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन उससे कम होती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और जो और गैसेज होती हैं वे केवल 1% होती हैं और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके 99% होते हैं। बैक पे आ जाइए आज आप पेज 150 पे। पहेली wants to know why the transparent glass of windows if not wiped regularly appear hazy। जैसे हमारी विंडोज हैं, वहाँ पे शीशे लगे होते हैं विंडोज के बीच में, तो अगर वहाँ का जो ग्लास ट्रांसपेरेंट है वो कुछ टाइम के बाद हेजी धुंधला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? अगर उसको हम रेगुलरली साफ नहीं करेंगे तो धुंधला दिखाई देगा। लेकिन क्यों धुंधला दिखाई देता है? क्योंकि उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं। Bujo wants to know why during an incident of fire one is advised to wrap a woolen blanket over a burning object। बूझो जानना चाहती है कि जब आग लग जाती है तो बर्निंग ऑब्जेक्ट के ऊपर कंबल डाल देते हैं, ऐसा क्यों डाल देते हैं? अगर हम कंबल डाल देंगे जो बर्निंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसका हवा से कनेक्शन टूट जाएगा और फायर रुक जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी और फायर रुक जाएगी। हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल? ये तो हमने करी एयर की बात। अब हम करेंगे जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वाटर के अंदर रहते हैं या फिर सॉइल के अंदर होते हैं, उन्हें ऑक्सीजन कैसे मिलती है। Take some water in a glass or a metal container, heat it slowly on a tripod stand. Well before the water begins to boil, look carefully at the inner surface of the container। आप थोड़ा सा पानी लो एक पतीले के अंदर, इसको गर्म करो, लेकिन उबलने से पहले आप देखो ध्यान से इसके जो बॉटम पे क्या दिखाई देगा आपको, छोटे छोटे बबल्स दिखाई देंगे। ये बबल्स कहाँ से आते हैं? दीज बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर। ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि वाटर के अंदर एयर डिजॉल्व्ड होती है। As you when you heat the water to begin with, the air dissolved in it escapes. As you continue heating the water, itself turn into vapors and finally begin to boil। हमने चैप्टर 8 और 9 में किया है, जो एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं दे यूज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। वे किस ऑक्सीजन को यूज करते हैं? जो वाटर के अंदर डिजॉल्व होती है। The organisms that live in soil also need oxygen to respire, isn't not? Isn't it? How do they get the air they need for respiration? अब हमें वाटर ऑर्गेनिजम्स के बारे में कर चुके हैं हम, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अब हम करेंगे सॉइल ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जो सॉइल के ऊपर रहते हैं। उन्हें भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है रेस्पिरेशन के लिए, तो वे कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, कैसे ऑक्सीजन लेते हैं? इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। टेक ए लंप ऑफ ड्राई सॉइल इन ए बीकर और ए ग्लास, एड वाटर टू इट एंड नोट व्हाट हैपेंस। हम मिट्टी का एक सूखी मिट्टी का एक छोटा सा लंप लेंगे, एक टुकड़ा लेंगे और इसको एक बीकर में डाल देंगे, इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे। क्या होगा? इसमें से हमें सॉइल में से बबल्स आते हुए दिखाई देंगे। These bubbles indicate the presence of air in the soil। ये बबल्स इंडिकेट करते हैं कि सॉइल के अंदर एयर होती है। When the water is poured on the lump of soil, it displaces the air which is seen in the form of bubbles. The organisms that live inside the soil and the plant roots respire in this air। A lot of burrows and holes are formed in deep soil by the animals living in the soil। जो बिल बने होते हैं, जैसे रैट और स्नेक्स बनाते हैं बिल सॉइल के अंदर,
तो ये इनके पास ऐसा सिस्टम होता है कि हवा अंदर तक पहुंच सकती है। सोयल के अंदर स्पेसिस होते हैं जहां से हवा इनको मिल जाती है। These burrows also make spaces available for air to move in and out of the soil. इन burrows के अंदर spaces होते हैं जिससे air अंदर बाहर जा सकती है। However, when it rains heavily, water fills up all the spaces occupied by the air in the soil. In this situation, animals living in the soil have to come out for respiration. Could this be the reason why earthworms come out of the soil only during heavy rains? लेकिन जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो इन स्पेसिस में वाटर भर जाता है। ऐसी सिचुएशन में एनिमल्स को बाहर आना पड़ता है रेस्पिरेशन के लिए। आपने बारिश के दिनों में देखा होगा, जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वे बाहर आ जाते हैं। वे इसी वजह से बाहर आ जाते हैं क्योंकि जो उनके होल्स हैं उनके अंदर पानी भर जाता है। Have you ever wondered why all the oxygen of the atmosphere does not get used up through a large number of organisms are consuming it? Who is refilling the oxygen in the atmosphere? आपको क्या हैरानी नहीं होती कि सभी एटमॉस्फेयर में जो जितनी भी ऑक्सीजन है, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं और वो खत्म ही नहीं होती ऑक्सीजन। इतने सारे ऑर्गेनिजम्स जब एक चीज को यूज करेंगे तो खत्म होनी चाहिए, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन खत्म नहीं होती। हु इज रिफिलिंग द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर? हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारे वातावरण के अंदर ऑक्सीजन कौन रिफिल कर रहा है, कौन दोबारा उसको एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन से भर रहा है? ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बच्चों।